तो चलिए फिर बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं आपके क्लास 8 का मराठी सब्जेक्ट की तीसरी कविता जिकडे तिकडे पानीच पानी। आप अपने क्लास 8 की मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें तीसरी कविता हमारी जो है जिकडे तिकडे पानीच पानी। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता में हमें किस बारे में बताया गया है हम अच्छे से आज जान लेंगे। तो इस कविता के कवि है शंकर वैद्य। इनका नाम अच्छे से आप जहन में रख लीजिए, शंकर वैद्य। इनका जन्म 1928 में हुआ है। इनके बारे में जो आगे थोड़ी सी मालूमात दी गई हैं उस मालूमात को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कविता को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर आप अच्छे से उंगलियां रखकर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका उच्चार करके देखिए और जो मुश्किल शब्द हैं उनके जो मीनिंग्स है उसके नीचे आप पेंसिल से लिख लीजिए। प्रसिद्ध कवि व कथाकार, यानी कि क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे, फेमस कवि थे और कथाकार मतलब कहानियाँ लिखने वाले भी थे। त्यांचे आला क्षण गेला क्षण हा कथा संग्रह, कालस्वर, दर्शन हे कविता संग्रह, आदित्य, रसयात्रा, प्रवासी पक्षी ही महत्वपूर्ण संपादने इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। यानी इनकी ये किताबें क्या है? फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कवितेत कवीने पावसाळ्यात या सृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्यांचे अतिशय मनोहारी शब्द चित्र रेखाटले आहे। यानी कि प्रस्तुत कविता में हमें जो नीचे कविता दी गई है उस कविता में कवि ने क्या किया है? पावसाळ्यात यानी बरसात में या सृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्यांचे, यानी कि इस कुदरत में, हमारे निसर्ग में, इस सृष्टि में, सृष्टि यानी निसर्ग, हमारी जो कुदरत है, हमारे जो जंगल पेड़ पौधे हैं, ये जो सृष्टि है हमारी, उसके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, उनके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। अतिशय मनोहारी शब्द चित्र रेखाट लिया है, यानी बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में हमको यहाँ पर बताया है उसके बारे में। प्रस्तुत कविता गीत पुष्पांचा फुलोरा या संपादित काव्य संग्रहातून घेतला आहे। यानी कि ये जो कविता हमें नीचे दी गई है पढ़ने के लिए वो किस किताब में से, किस काव्य संग्रह में से ली गई है? गीत पुष्पांचा फुलोरा, इस कविता संग्रह में से ली गई है। तो चलिए फिर अब हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है जिकडे तिकडे पानीच पानी। यानी जिकडे तिकडे यानी इधर उधर चारों तरफ, मतलब जिधर देखो उधर पानी ही पानी। बरसात आने के बाद क्या हो जाता है? जिधर देखो उधर पानी ही पानी हो जाता है। जिकडे तिकडे यानी जिधर देखो उधर, इधर भी पानीच पानी, यानी चारों तरफ क्या हो गया है? पानी ही पानी हो गया है। तो अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं अच्छे से। ऐका वाचा म्हणा, यानी कि सुनो, पढ़ो और कहो। तो चलिए फिर अब इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप भी हमारे पीछे पीछे पढ़िए और जो मुश्किल वर्ड्स है इनका उच्चार अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप जितने अच्छे उच्चार से पढ़ेंगे उतना ही आपकी पढ़ने आपको साफ उच्चार करने आएगा। जिकडे तिकडे पानीच पानी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे, नवीलकाकी झाडांवरती सुखात पाने फुले नाहती, पाऊस वारा झेलित जाती भिरभिरती पाखरे, हसत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातुनी घेती निर्झर, कडे कपारी रानो रानी, नाद नाचरा भरे, मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरिना परी गोजीरे। तो इस तरह से हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है और इस कविता के लेखक हैं शंकर वैद्य। इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। तो चलिए फिर अब इस कविता का अच्छे से हम अर्थ जान लेते हैं, इसका मीनिंग जान लेते हैं। आप अपनी बुक्स में अच्छे से ध्यान लगाकर इसे पढ़िए और पेंसिल से जो मुश्किल शब्द है इसके कविता के अंदर के, उनके जो है मीनिंग्स आप लिख कर रखिए, जिससे कि ऐसा होगा कि आपको जब भी आप बुक्स खोल के पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड्स के मीनिंग वहीं पर मिल जाएंगे और आपको अच्छे से कविता समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर, जिकडे तिकडे पानीच पानी,
यानी कि यहाँ पर बारिश के बाद क्या होता है, इसका वर्णन हमें कवि ने इस कविता में करके दिखाया है। तो बारिश होने के बाद में क्या होता है, देखिए, जिकड़े तिकड़े पानीच पानी, यानी जिकड़े तिकड़े यानी जिधर देखो उधर, इधर भी, पानीच पानी यानी कि चारों तरफ क्या हो गया, पानी ही पानी हो गया। खड़खड़ नारे झरे, यानी कि खड़खड़ नारे यानी जब झरना बहता है, झरे यानी झरना, जब झरना बहता है वो पत्थरों में से ऐसे चारों पहाड़ों में से जब झरना बहता है तो उस पानी का आवाज़ कैसा आता है, खड़खड़ खड़खड़ पानी का आवाज़ आता है। तो यानी कि खड़खड़ करने वाले झरे यानी उस पानी के आवाज़ का यहाँ पे बताया गया हमको कि पानी किस तरह से बह रहा है, खड़खड़ करते पानी बह रहा है झरनों में का। झुलझुल नारे गवत पोपटी, यानी कि गवत पोपटी यानी कि पोपटी घास, हरी हरी घास। झुलझुल नारे यानी कि हवा से इधर उधर लहराने वाले, डोलने वाले, इधर उधर झुकने वाले हरी हरी पोपटी कलर की घास। लव लव नारे तुरे, यानी उसके जो तुरे है, उसके जो एकदम ऊपर का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जो है उस घास का, वो क्या हो रहा है, हवा से लव लव नारे यानी इधर उधर डोल रहा है, इधर उधर नाच रहा है। जिकड़े तिकड़े पानीच पानी, खड़खड़ नारे झरे। झुलझुल नारे गवत पोपटी, लव लव नारे तुरे, यानी जिधर देखो उधर क्या है, पानी ही पानी है, खड़खड़ बहने वाले झरने हैं। झुलझुल नारे गवत है यानी कि घास है पोपटी कलर के, और जो उसके तुरे है यानी उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है, इधर उधर डोल रहा है। नवी लका की झाडांवरती, सुखात पाने फुले नाहती। नवी लका की झाडांवरती, नवी यानी नई, लका की यानी चमक, झाडांवरती यानी झाड़ों के ऊपर, झाड़ों पर क्या हो गई, नवी लका की आ गई यानी नई चमक झाड़ों के ऊपर आ गई। हम देखते हैं जब भी बारिश का मौसम लगता है तो जो सूखे झाड़ होते हैं, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, एकदम धूप की वजह से जो झाड़ सूखे हो जाते हैं, जैसे ही पानी एक दो बरसात हुई तो झाड़ों पर क्या आ जाती है, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, उसके ऊपर एक तरह से चमक आ जाती है, उस झाड़ के अंदर जान आ जाती है। तो यहाँ पे कहा गया नवी लका की झाडांवरती, यानी झाड़ों पर क्या हो गई, नई नई चमक आ गई है। नवी यानी नई, लका की यानी चमक, झाड़ों पर बारिश के बाद में क्या हो गया है, नई चमक आ गई है। सुखात पाने फूले नाहती, यानी खुशी सुख में, यानी बहुत ही सुकून से, पानी यानी पत्ते और फूले यानी फूल, नाहती यानी फूल और पत्ते खुशी से क्या हो रहे हैं, नहा रहे हैं। पाऊस वारा झेलित जाती भिर भिरती पाखरे, यानी कि पाऊस वारा यानी पानी और हवा, वारा यानी हवा, झेलित यानी झेलते हुए, उसके अंदर घूमते हुए, जाती भिर भिरती पाखरे यानी झेलित जाती यानी हवा और पानी को झेलते हुए, हवा और पानी में भीगते हुए, उसमें उड़ते हुए, भिर भिरती पाखरे यानी चारों तरफ क्या हो रहे हैं, परिंदे भिर भिर कर रहे हैं, भीग रहे हैं और उसमें उड़ रहे हैं। नवी लका की झाडांवरती, सुखात पाने फूले नाहती, यानी कि झाड़ों पर क्या हो गई, नई चमक आ गई और उस झाड़ों के पत्ते फूल क्या हो गए, खुशी से झूम रहे हैं। पाऊस वारा झेलित जाती भिर भिरती पाखरे, यानी कि पानी और हवा को झेलते हुए जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, लहरा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इसके बाद है हासत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातुनी घेती निर्झर। हासत यानी हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, भिजती निळसर डोंगर, भिजती यानी भीगते हैं क्या, निळसर डोंगर यानी नीले नीले डोंगर। तो यहाँ पर हम देखेंगे डोंगर यानी कि पहाड़ नीले रंग के नहीं होते हैं, लेकिन जो बादल उसके आसपास घूम रहे हैं उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ है, बड़े बड़े जो डोंगर है वो भी क्या है, नीले कलर के लग रहे हैं। तो वो जो डोंगर है, जो पहाड़ है, वो भी क्या है, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, पानी से भीग कर क्या हो गए, नीले नीले हो गए। उड्या तातुनी घेती निर्झर, उड्या यानी उड़िया मारना या कूदना, त्यातुनी घेती निर्झर, उसमें से क्या हो रहा है, वो जो बड़े बड़े नीले डोंगर है, जो पहाड़ है, जो भीग गए हैं पानी की वजह से, तो उन पानी के भीगे हुए पहाड़ों पर से क्या हो रहा है, उड़िया त्यातुनी घेती निर्झर, निर्झर यानी झरना,
यहाँ पे निर्झर का मतलब क्या होता है? झरना। तो झरना क्या कर रहा है? उन पहाड़ों पर से उड़िया यानी कि कूदते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, बह रहा है। यानी कि झरना क्या कर रहा है? उस डोंगर पे से, उस पहाड़ पे से उड़िया मतलब कूदते हुए नीचे बह रहा है। उड़िया यानी कूदना। और झरना क्या करता है? जो रास्ते में पत्थर, जो एक रास्ता होता है झरने का, हमने देखा है नदी या नाले जो भी, उसके अंदर जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर से पानी क्या होता है? उछल कूद करते हुए बहता है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि झरने क्या कर रहे हैं? उड़िया यानी कि कूदते हुए डोंगर में से, पहाड़ों में से बह रहे हैं। कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे, यानी कि कोने कोने में, जंगल के हर कोने कोने में, कड़े कपारी यानी हर कोने कोने में, रानो रानी यानी जंगल में हर तरफ, नाद नाचरा भरे यानी हर तरफ खुशी का माहौल है, सब खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुठे साखळी। मध्येच यानी बीच में ही क्या हो रहा है? घेता वारा उसळी यानी हवा क्या हो रही है? जोर जोर से उछल रही है, जोर जोर से बह रही है। जरी ढगांची टूटे साखड़ी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बादलों की एक चैन बनी हुई है, साखड़ी यानी चैन, वो चैन क्या हो रही है? हवा के उछड़ी यानी उछलने की वजह से, कूदने की वजह से हवा क्या कर रही है? बीच बीच में कूद रही है, उछल रही है, ज़ोर ज़ोर से बह रही है। तो उसकी वजह से जो बादलों की एक जो चैन बनी हुई थी, एक साखड़ी जो बनी हुई थी, वो क्या हो, ढगांची यानी बादलों की, वो टूट गई है। टूटे यानी टूट गई है। जो बादलों की जो चैन थी, जो बादल आ रहे थे बारिश के, उन बादलों को क्या किया है? हवा ने तोड़ दिया है। इधर उधर कूदते हुए, उछलते हुए हवा ने उन बादलों को अलग अलग कर दिया है। उनकी जो चैन थी, उस चैन को तोड़ दिया है। हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरिना परी गोजीरे। और फिर इस वजह से जब बारिश चारों तरफ, मतलब बारिश ख़त्म हो गई है, बारिश होना, गिरना बंद हो गई है, जब बादल सरक गए हैं, हवा की वजह से बादल की जो साखड़ी है, जो चैन है, वो टूट गई है, उसके बाद क्या हो रहा है? धरती पर सुनहरी धूप पड़ रही है। और उस धूप की वजह से हिरव्या रानी यानी हरे हरे जंगल में, रानी यानी जंगल, हिरव्या यानी हरे 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 जंगल में, ऊन बागड़े हरिना परी यानी धूप किस तरह से आ रही है, बागड़े यानी खेल कूद रही है, हरना परी गोजिरे यानी एक हिरन जिस तरह से चारों तरफ उछल कूद करता है, उसी तरह से हरे हरे जंगल में ऊन बागड़े यानी जो सूरज की किरणें हैं या धूप है, वो क्या हो रहे हैं? इधर उधर हरन की तरह, हिरन की तरह, गोजिरे यानी खूबसूरत हिरन की तरह इधर उधर उड़ियाँ मार रहे हैं या घूम रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। यानी कि जब बादल पूरी तरह से हट गए हैं हवा की वजह से, जो धरती पर धूप आ रही है, उस धूप को देखकर ऐसा लगता है कवि को कि ये जो धूप है ये खूबसूरत, गोजिरे यानी खूबसूरत, हरिना परी यानी हरन की तरह उड़ियाँ मार रही है, बागड़े यानी उड़ियाँ मार रही है, उछल कूद कर रही है। कहाँ पर? हिरव्या रानी यानी हरे जंगल में, हरे हरे जंगल में क्या कर रही है? वो उछल कूद कर रही है। इस तरह से आज हमने इस कविता में देखा है कि किस तरह से कवि ने बारिश के बाद के मौसम का कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हमें वर्णन किया है, और कितनी खूबसूरती से कवि ने हमें जंगल, झरनों, पेड़ पौधों के बारे में बताया है, किस तरह से झरने बह रहे हैं, यहाँ पर हमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, देखिए हम इस शब्दार्थ को पढ़ेंगे। लवलवने, जलद आनी चपड़ाईने वाकने। लवलवने यानी क्या? जल्दी से और चालाकी से इधर उधर झुकना। लकाकी यानी चमक, यानी चमक। निर्झर यानी झरा, निर्झर को क्या कहा गया है? झरा। ये सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। नाद यानी कि आवाज़। उसळने यानी एकदम वर येणे, एकदम ऊपर आना। बागड़ने यानी आनंद आने, उड़िया मारने यानी खुशी से झूमना या खेल कूद करना। गोजिरे यानी सुंदर, यानी कि खुशी से इधर उधर झूमना, और गोजिरे यानी सुंदर। इस तरह से हमने आज इस कविता को पढ़ लिया है। आप भी इसे घर में फिर से एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश। कविता और शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अब हम इस कविता के स्वाध्याय देखेंगे।
जिकड़े तिकड़े पानीच पानी, इस कविता का स्वाध्याय अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और इसके आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए और इसके आंसर्स को अच्छे से लिख लीजिए। तो सबसे पहले है हमको प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण करा, यानी कि हमको ये जो नीचे आकृति दी गई है उस ये डायग्राम जो दी गई है इसको हमको पूरा करना है। कवी ने खालील शब्दांचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द, यानी कवि ने नीचे जो हमको शब्द दिए गए हैं उसका वर्णन करने के लिए कौन कौन से दूसरे शब्द इस्तेमाल किए हैं हमको यहाँ पर लिखना है। अब हमने कविता अच्छे से पढ़ ली है तो इसके आंसर भी आपको जल्दी जल्दी आने चाहिए और आप कोशिश करेंगे कि इसके आंसर जितनी खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है झरे। अब हमने झरे को देखा है किस तरह से उसका वर्णन किया गया है। कवि ने झरने किस तरह से बह रहे हैं, खड़खड़ नारे, यानी खड़खड़ करते हुए, उसके पानी का जो आवाज़ है वो किस तरह से आता है, खड़खड़ करते हुए आता है। इसलिए झरनों का वर्णन कवि ने यहाँ पे खड़खड़ नारे झरे इस तरह से किया है। तो उसके नीचे का जो ब्रैकेट है या जो ये है स्क्वायर है उसके अंदर हम लिखेंगे खड़खड़ नारे झरे के नीचे। फिर उसके बाद है गवत। गवत किस तरह से गवत का वर्णन किया है कवि ने, झुलझुल नारे, यानी कि इधर उधर डोलने वाले, हवा से इधर उधर लहराने वाले। तो उसके लिए हम गवत के नीचे लिखेंगे झुलझुल नारे। तुरे, गवत का जो तुरा है जो ऊपरी हिस्सा है तो वो किस तरह से उसका वर्णन किया गया है कवि ने कविता में, लव लव नारे, यानी कि लपकने, इधर उधर लपकने वाले, हवा से इधर उधर डोलने वाले। पाखरे, पंछी यानी कि पक्षी, इनका किस तरह से वर्णन किया है, भीर भीर नारी, यानी कि भीर भीर नारे, इधर उधर भीर जो घूमते हैं, भीर भीरती पक्षी जो है उनके बारे में यहाँ पर इधर उधर घूमने वाले पक्षी के लिए भीर भीर नारे यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, खालील मानवी कृती करणारे कवितेतील घटक कोणते ते लिहा, यानी कि नीचे जो हमको कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ कृतियाँ दी गई है, वो कौन सी कविता में किस तरह से उसको बताया गया है हमको लिखना है। मानवी कृति, सुखात नहाने, दूसरा भीजने, तीसरा उड़िया मारने, चौथा बागड़ने, यानी कि यहाँ पे झरनों के लिए, घास के लिए, गवत के लिए और जैसा पंछियों के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो वो इंसान उसका किस तरह से इंसान भी ये कृति करते हैं हमने देखा है कविता में। तो अब हमको लिखना है सुखात नहाने, कौन नहा रहा है, सुख में पानी आने की वजह से, बारिश की वजह से। अब यहाँ पे हमको सामने लिखना है कृति करणारे कवितेतील घटक। तो सुखात नहाने ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पाने फूले, पाने व फूले, इनके लिए पत्ते और फूलों के लिए लिखा गया है कि वो क्या होता है, बारिश की पानी की वजह से सुख में नहाते हैं। भिजने, भिजने किसके लिए लिखा गया है, निळसर डोंगर, यानी नीले जो डोंगर है, नीले जो पहाड़ है वो पानी से भीग रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, ऐसा कवि ने हमको कविता में बताया है। उड़िया मारने, उड़िया मारने, कौन उड़िया मार रहा है, निर्झर, निर्झर यानी झरने, जो झरने हैं वो क्या कर रहे हैं, पहाड़ों पर से नीचे उड़िया मार रहे हैं। बागड़ने यानी खेल कूद करना, इधर उधर उछलना कूदना। तो बागड़ने किसको कहा गया है कविता में, ऊन को, यानी कि धूप को कहा गया है। धूप जब आती है ज़मीन पर बारिश होने के बाद में तो वो किस तरह से इधर उधर बागड़ती है, खेलती कूदती है, ये हमको कवि ने कविता में बताया है। इस तरह से इसके आंसर लिखेंगे हम, पहला पाने फूले, दूसरा निळसर डोंगर, तीसरा निर्झर और चौथा ऊन यानी कि धूप। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। प्रश्न तीसरा, कवितेतील खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा, यानी कि कविता में जो नीचे हमको जो लाइन आई है उनका आपको क्या मतलब समझ में आया वो आपको यहाँ पर लिखना है। नवी लकाकी झाडांवरती, यानी कि झाड़ों पर नई चमक आ गई। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, झाड़ावर नवी चमक आलेली आहे, यानी झाड़ों के ऊपर नई चमक आई हुई है। और दूसरी क्या समझ में आती है, झाड़े ताजी तवानी हिरवीगार दिसत आहे, यानी कि झाड़ क्या हो गए, ताज़े ताज़े हो गए और हिरवेगार यानी हरे हरे हो गए हैं। ये दो चीज़ें हमको इस पर से समझ में आती है। तो आप मराठी में इसके नीचे लिखिए, झाड़ावर नवी चमक आलेली आहे। 2 नंबर, झाड़े ताजी तवानी
हिरवीगार दिसत आहे। ये इसके आंसर हो गए पहले के अ के। अब दूसरा है आ, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, यानी कि हरे जंगल में धूप क्या खेल रही है। तो इसका हम लिखेंगे, पहला मराठी में आप लिखिए, हिरव्या रानी ऊन उड्या मारत आहे, यानी कि हरे जंगल में धूप खेल कूद रही है, उड्या मार रही है। दूसरा, हिरव्या रानावर ऊन पडले आहे, हिरव्या रानावर ऊन पडले आहे, यानी हरे जंगल पर क्या हो गई, धूप खिली है। तुमच्या शब्दात लिहा, प्रश्न चौथा है अब हमको, तुमच्या शब्दात लिहा। कविने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा, यानी आपको क्या करना है, अब इन सवालों के जवाब अपने शब्द में लिखना है, अपने अल्फाजों में लिखना है। आपको कविता हमने अच्छे से समझा दी है, अच्छे से पढ़ ली है हमने कविता, तो अब इस सवाल का जवाब आपको अपने दिल से लिखना है। पहला सवाल है, कवि ने कवितेत, यानी कवि ने कविता में वर्णन केलेले, यानी हमको जो वर्णन किया है, दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा, उस दृश्यों का तुम्हारे शब्दों में क्या करना है, हमको वर्णन करना है या उसके जवाब लिखने हैं। यानी कि कवि ने किस तरह से हमें बताया है कि झरने किस तरह से बह रहे हैं, धूप किस तरह से खिली है, किस तरह से घास गवत खिल रहे हैं, किस तरह से नाच रहे हैं, इसके बारे में आपको अपने अल्फाजों में यहाँ पर इसका जवाब लिखना है। दूसरा है आ, जिकडे तिकडे पानीच पानी, अशी कल्पना करा वो लिया, यानी जिधर देखो उधर पानी ही पानी है, ऐसा आप अपने दिमाग में ख्याल करके कल्पना करके इसका सवाल का जवाब आप लिखिए।